and good evening. Myself, Dr. Sandeep Patil. As a fashion, I am an innovator, but I always work on the innovate something first and then implement in the common life. I am honored to be here, and I must thank you TEDx for the invitation and the Pranav ji for inviting me on this platform. ये तो हमेशा से एक ड्रीम रहा है कि हम आके यहाँ पे कुछ बोले, लेकिन एक साइंटिस्ट को अगर आप किसी स्टेज पे खड़ा करके बोलने के लिए बोलेंगे तो थोड़ी सी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। तो वैसे ही थोड़ा सा है कि अभी बोले क्या क्या छोड़े और क्या आपके साथ बात करें। लेकिन जब एक आदमी महाराष्ट्र से निकलकर एक छोटे से झूला लेके जब कानपुर की तरफ बढ़ता है तो हमेशा एक चीज ध्यान में रख के लेके आता है कि कानपुर तो जा रहे हैं यूपी में। और तब की बात है जब 2006 में हम पीएचडी करने निकले थे एक छोटे से गांव पिंपरी मतलब पूना वाला पिंपरी नहीं, एक और पिंपरी है धुलिया जिले में, जहां से हमने डिसाइड किया कि हमें यूपी जाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये ना आया कि आप यूपी जाके करेंगे क्या, क्योंकि यूपी का नाम बहुत खराब था। ये 2006 की हम बात कर रहे हैं। तो जब हमने बोला कि हमारा आईआईटी कानपुर में पीएचडी के लिए एडमिशन हुआ है, तो जब माता पिता को तो ये भी नहीं पता था कि पीएचडी क्या होती है, तो गांव वालों ने बताया कि बेटा कहाँ जा रहा है, तो उन्होंने बताया कि पीएचडी करने जा रहा है आईआईटी कानपुर में। उन्होंने एक सिंपल सा रिप्लाई दिया माताजी और पिताजी को कि आईटीआई तो बहुत है यहाँ पे, यूपी में जाने की जरूरत क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से शुरुआत होती है कि एक आईआईटी और आईटीआई दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो जब कभी भी मैं थोड़ी सी जो बातें करूंगा उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरा जन्मभूमि भले ही महाराष्ट्र हो, लेकिन कर्मभूमि यूपी है, और यूपी में खासकर कानपुर है। पीएचडी होने के बाद मैं यहाँ से जा नहीं पाया क्योंकि ये कानपुर का प्यार है जिसने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया। कानपुर की वजह से मैं यहाँ रुका हूँ। और कोविड टाइम में आपने जब एक इनोवेशन देखा होगा जो आईआईटी कानपुर से निकल के आपके सामने आया था, वो था श्वासा मास्क। श्वासा मास्क का इनोवेशन हमने 2006 और 2007 में किया था फॉर द ओनली वन एप्लीकेशन, दैट इज फॉर द एंटीवायरल एंड एंटीबैक्टीरियल एप्लीकेशन। कभी ये सोचा नहीं था कि आगे चल के ये मास्क हमारे प्रधानमंत्री जी पहनेंगे और अपने पूरे कानपुर का, आईआईटी कानपुर का और पूरे देश का नाम रोशन होगा। तो ये एक ताकत है इनोवेशन की कि इनोवेशन क्या क्या कर सकता है। तो मैं हमेशा जिस भी मोड़ पे, जिस भी मंच पे जाता हूँ, वहां पे हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि मोटिवेट टू इनोवेट। एंड व्हाई? बिकॉज इनोवेशन इज द लाइफ ऑफ नेशन। आज की डेट में अगर आप पिछले 15 साल, पिछले 10 साल, पिछले 5 सालों में देखेंगे तो इनोवेशन की जो रफ्तार है, जो स्पीड इनोवेशन ने पकड़ा है, वो एक माइंड ब्लोइंग है। और उस इनोवेशन के स्पीड को अगर आप देखेंगे कि आज की डेट में हर कोई आदमी नीचे मुंडी करके बैठता है मोबाइल के ऊपर, आप कैन यू इमेजिन। तो ये सब चीजें आप देख रहे हैं कि इनोवेशन किस तरीके से चल रहा है। यहाँ पे एक चीज, जब मैं यहाँ पे इस मंच पे बोल रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म से, टेडेक्स प्लेटफॉर्म से जब बात कर रहा हूँ इनोवेशन की, लेकिन क्या इनोवेशन करना मेरे लिए इतना आसान था? कभी नहीं। एक लड़का जिसका स्कूल स्टार्ट हुआ है 2nd स्टैंडर्ड से, उसके माता पिता पढ़े ही नहीं है, कभी स्कूल में गए ही नहीं है, वो हमेशा ही दूसरों के खेतों में काम करते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि ये लड़का आगे जाके एक साइंटिस्ट बनेगा, आईआईटी जैसे संस्थानों से पीएचडी करेगा। कभी नहीं सोचा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं था। उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि ये 10 तक पढ़ेगा भी कि नहीं पढ़ेगा। तो बात चलती है यहाँ से कि उन्होंने जब सोचा कि ये पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, गांव में स्कूल है ही नहीं, तो मामा जी आते हैं, मेरे दादाजी आते हैं और देखते हैं कि ये पढ़ने के लिए इसके पास, ये गांव में स्कूल ही नहीं तो करेगा क्या। तो वो ले जाते हैं उनके गांव में, और वहां से मेरी पढ़ाई शुरू होती है 2nd स्टैंडर्ड से। और 2nd स्टैंडर्ड से जब मैं पढ़ाई शुरू करता हूँ तो मैं बहुत एवरेज लड़का था। कैसे तो भी हमने 10 तक पढ़ाई की, लेकिन 10 तक पढ़ते पढ़ते बीच में बहुत सारे उतार और चढ़ाव आए, अप्स एंड डाउन। ड्यूरिंग दिस अप्स एंड डाउन्स आप इमेजिन नहीं करेंगे, मैंने बकरियां भी खरीदी कि मैं बकरियां चराऊंगा ताकि मेरा घर में उस बकरियों का सपोर्ट हो जाए, ताकि उनको बेच के हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन बकरियां भी बीच में बेचनी पड़ी। तो कहा जाता है बहुत अच्छे से कि जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। एंड दैट्स फिट्स वेरी वेल विथ माय लाइफ कि अगर हम बकरियां नहीं बेचते तो आज भी बकरियां ही चरा रहे होते। तो बकरियां जो बेची वो अच्छे के लिए ही बेची,
वहां से जब निकलते, 10th स्टैंडर्ड पास करते, 12th स्टैंडर्ड पास करते, तो माता पिता का एक सपना था, और सपना ये था कि मेरा बेटा इंजीनियर नहीं बने, मेरा बेटा स्कूल का टीचर बने। क्यों? महाराष्ट्र में स्कूल का टीचर एक ऐसी लाइफ है जो आदमी बहुत आसानी से, बहुत इजीली जीता है वो, क्योंकि हस्बैंड भी स्कूल टीचर है, वाइफ भी स्कूल टीचर है, दोनों कमाएंगे, अच्छे से रहेंगे, शांति से रहेंगे, बाकी कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन शायद ये मेरे नसीब में नहीं था कि मैं मेरे माता पिता का सपना पूरा करूं, लेकिन मेरे नसीब में एक दूसरी चीज भगवान ने लिख के रखी थी, वो है मेरे इंजीनियरिंग। मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई करता हूँ, लेकिन एक बहुत ही साधारण सा लड़का जिसने कभी मराठी स्टैंडर्ड से पढ़ाई करके इंजीनियरिंग में जाता है, कैन यू इमेजिन द डिस्टर्बेंस, सॉरी, द प्रॉब्लम्स दैट आई एम एबल टू फेस, बिकॉज द रीजन दैट आई कुड नॉट एबल टू clear my engineering in the first year, and I'm telling on this platform that I got fail in my first engineering year. All the 9 subject out of 10 मैं फेल हो गया, और वहां से जब मैं गांव में जाता हूँ, फिर से रिटर्न जाता हूँ कि मुझे अभी पढ़ाई नहीं करनी, मैं बीएससी वगैरह करूंगा या बीए करूंगा। तो माता पिता बोलते हैं ठीक है, तुझे जो करना है करो, लेकिन जो खेती है उसमें काम करो। और जब मैं खेती में काम करता हूँ तो एक लेबर आदमी मुझे बोलता है, एक अगस्त सितंबर का महीना था, धूप बहुत ज्यादा थी, और बोलता है कि देखो ये ऐसा ही रहेगा, जिंदगी भर तुम यही करना है, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो ऐसा ही तुम्हें काम करना पड़ेगा। That strike to me, and I again went back to my school, engineering institute, and started studying. और 2 महीने के अंदर मैंने सभी सब्जेक्ट को क्लियर किया, वो भी फर्स्ट क्लास। I was studying almost 16 years a day, 24 hours में 16 hours मैं पढ़ाई करता था। और 16 आवर्स आप इमेजिन कर सकते थे, मैं सुबह 6 बजे स्टार्ट करता था, तो दोपहर में 12 बजे उठता था, उस शेर से उठता था, और दोपहर में 2 बजे स्टार्ट करता था, और शाम को 6 बजे उठता था, तो वो भी खाने के लिए, और 7:30 बजे स्टार्ट करता था, तो रात में 12 बजे उठता था। तो इस तरीके से मैंने मेहनत की, मेहनत करने के बाद मैंने सभी सब्जेक्ट को क्लियर किया, फर्स्ट क्लास लाया, और उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि इनोवेशन कहां से आया। इनोवेशन एक ऐसी चीज है कि वो हमेशा आपको, आपके साथ चलती है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनोवेशन है क्या। एक आदमी थे मेरे गांव में, मामा के यहाँ पे, उन्होंने पीएचडी की थी, उनकी रिस्पेक्ट बहुत अच्छी, मतलब सब लोग उनको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देते थे, बिकॉज ऑफ ही गॉट द डॉक्टरेट इन फूड टेक्नोलॉजी। तो उनको देख के हमें एक इंस्पिरेशन मिला कि हमें लगता है कि द पर्सन हु इज बेसिकली डॉक्टरेट इज गेटिंग सो मच रिस्पेक्ट, वी शुड डू समथिंग लाइक दिस। और उसी टाइम से ये था कि हमें पीएचडी करनी है, लेकिन पीएचडी किसमें करनी है पता नहीं था। लेकिन after BTech, completion of my BTech, that was always in my back of my mind, and I completed my masters from MS University Baroda and came here at IIT Kanpur my PhD. तो ये जो जर्नी है इतनी आसान तो है, आसान लग रही है, लेकिन इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जब एक फर्स्ट टाइम मैं इंजीनियरिंग में फेल हुआ हूँ, और उसके बाद मैं जब IIT में आता हूँ, तो IIT का माहौल ही कुछ और है। यहाँ पे आके भी first 3 semesters I got termination letters from our IIT Kanpur, and the reason is that I could not able to meet the criteria that should pass my PhD criteria. Okay, तो चीज ये है कि 3 बार जब लेटर आता है आपके घर पे, तो घर पे पूछा जाता है, बेटा तुम्हारे यहाँ से लेटर आया है, क्या करना है। मैंने बोला आप उसको ओपन मत करो, आप उसको वैसे ही रखो, किसी काम का लेटर होगा। कि आई डोंट वांट इट टू बी कि ये मेरे माता पिता को जाके कोई बताए कि ये फेल हुआ है। लेकिन अगेन failure is the first key of success, you can say. I could able to pass in the third semester and started my journey. रिसर्च हुआ, रिसर्च किया, जो भी काम मैंने पीएचडी में किया उसको कमर्शियलाइज किया, और ऐसा ही टाइम आया 2008 में, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जिनके साथ मैं पीएचडी कर रहा था, तो उन्होंने बोला एक challenging problem दिया कि बेटा students, we have the challenging problem, that is basically we have to develop the nanofiber technology machines, and who is going to take this forward. So considering that, I just said that sir, I will take this challenge forward, and we built the machine within 6 months of time, और वो machine basically use होता था nanofiber technology में। You can imagine that time in 2008
that nanotechnology was just booming. उस मशीन को हमने यूज किया, मैंने खुद यूज किया, मेरे साथ मेरे जो साथी थे, जो मेरे लैबमेट्स थे, उन्होंने यूज किया, and machine was working very nicely. And it was a time that there was no time कि कोई स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडिंग इंडिया था, ऐसा कुछ था नहीं. तो मैंने देखा कि मशीन बहुत अच्छे से चल रहा है, everybody is working very fine. We used to publish lot of papers, lot of patent. I realized there is a sense of something that we can sell this machine out to the scientific community. And I just went and started discussion with my professor कि सर मुझे कुछ अलग करना है लाइफ में. तो उन्होंने बोला आपको क्या करना है? मैंने बोला सर ये जो मशीन मैंने बनाया है, मुझे इसका कमर्शियलाइजेशन करके कंपनी स्टार्ट करनी है. And that is how my company is started in 2010. When I explained to him, you will not imagine कि वो एकदम से इतने उत्साहित हुए, इतने खुश हुए कि उन्होंने बोला कि this is the first time I'm listening from the PhD student that they want to do something rather than actual path. And why it is because एक बार अगर आदमी PhD कर लेता है तो उसके बाद वो तो पोस्टडॉक करने जाता है, या कहीं प्रोफेसर बनता है या साइंटिस्ट बनता है. I was the one who took the different path to go ahead. और 2010 में हमने कंपनी स्टार्ट की, that is called eSpin Nanotech Private Limited. और जिस दिन हमने कंपनी स्टार्ट की उसी दिन हमारे पास ऑर्डर भी आ गया. और एक फर्स्ट टाइम ऐसा था कि विदाउट एनी सपोर्ट, इट इज कंप्लीटली इन्वेस्टमेंट यू कैन से मे बी. सो वी स्टार्टेड दिस कंपनी विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज. और इमीडिएटली हमने इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर यूएस हो गया, यूरोप हो गया, हर जगह हमने मशीन बेचे. और मशीन से जो भी रेवेन्यू आया उसके ऊपर हमने नैनो फाइबर से रिलेटेड काम किया, नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया. और जो काम किया उसी के रिलेटेड हमने जो मेम्ब्रेन्स डेवलप किए, एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स, उसको हमने मास्क बनाया 2016 एंड 17. और उसी मास्क को हमने प्रमोट करना स्टार्ट किया. हमारा प्रोडक्शन कुछ 5000 पर डे था. जब कोविड आया तो वी वांटेड टू एनहांस दिस प्रोडक्शन more than 25,000 per day or 30,000 per day. That is how it is basically we could able to do it. But लेकिन एक चैलेंज था कोविड टाइम में भी, जब लोग सब घर पे बैठे हुए थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो करेंगे कैसे? तो IIT कानपुर सपोर्टिंग विद एवरीवन, हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट फ्रॉम द कानपुर, IIT कानपुर के डायरेक्टर, हमारे इंक्यूबेशन सेंटर, हम सब लोगों ने मिलके कैंपस के अंदर ही हमने जगह ढूंढी और उसी में हमने मशीन स्टार्ट किया. मशीन भी विद इन मंथ, 1.5 month we could able to pull out from the China and we started the manufacturing of the mask with the nanofiber technology. 25,000 masks within the 2 months of time. और उस मास्क को कानपुर सिटी, यूपी, एमपी, गुजरात, सब जगह हमने यहाँ से ट्रांसफर करना शुरू किया. और आप इमेजिन नहीं करेंगे, हम सो नहीं पाते थे कि हमें हर दिन इतने कॉल्स को रिसीव करना होता था, हर एक को सपोर्ट करना होता था. और हमें एक हमेशा चीज देखते थे कि जो भी मास्क हमारे जाए वो बिल्कुल टेस्ट होके जाए यहाँ से. इसके लिए हमने लैब भी तैयार की, लैब बनाई, लैब टेस्ट करके हर एक बैच का मास्क वहां से निकल के जाना चाहिए. तो ये था हमारा 2 महीने का टाइम जिसमें हर कोई आदमी इन्वॉल्व था. और इसी चीज को लेके हमने, आप इमेजिन नहीं करेंगे, वी हैव सर्व मोर देन 50 million पीपल वर्ल्ड वाइड. सो यू कैन इमेजिन, सी लाइक, तो ये चीजें ऐसी थी कि करेंगे तो कैसे करेंगे. मेरी वाइफ सामने बैठी है, उसको भी पता है, मेरे बच्चे सामने बैठे हैं. मैं लॉकडाउन में सुबह 8 बजे निकलता था और रात में 10 बजे आता था. अकेली गाड़ी घूमती थी इधर से उधर. एंड वी यूज्ड टू टैकल ईच एंड एवरी प्रॉब्लम. सो दिस इज काइंड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. वन कैन मैनेज इट वेरी वेल इफ यू हैव सपोर्ट फ्रॉम द ईच एंड एवरीवन. ये ऐसा नहीं कि वन नाइट सक्सेस है. as I said, मैंने बकरियां भी चराई है. as I said, मैंने इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में भी फेल हुआ हूँ. as I said, मैं PhD फर्स्ट ईयर में भी फेल हुआ हूँ. लेकिन सही बोला गया है कि failure is the first step of success, and I could able to fail 3 times in my life, and that is how I could able to stand in front of everyone. यहाँ पे चीजें ऐसे है कि एक बार ऐसे मोड़ आए मेरे लाइफ में कि सब कुछ छोड़ छाड़ के घर चले जाए. और हमेशा जब घर पे गया हूं तो आज भी मैं फार्मिंग करता हूं.
तो कोई लोग अगर मनाली वगैरह जाते अपने छुट्टियां मनाने, तो मैं घर जाता हूँ छुट्टियां मनाने, ताकि मैं खेत में काम करूं और वही एनर्जी लेके फिर से रिटर्न आऊं और उस एनर्जी को इस्तेमाल करूं मेरे इनोवेशंस में। तो ऐसे मैंने बोला कि इनोवेशन इज द लाइफ ऑफ सक्सेस इन माय टर्मिनोलॉजी, बट अगेन इनोवेशन इज फॉर एवरीवन। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि जो भी हम रिसर्च करेंगे, जो भी हम इनोवेशंस करेंगे, वो हमारे ह्यूमन काइंड के लिए फायदेमंद हो। हम इनोवेशंस को लाइफ के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, इनोवेशंस को हमारी सोसाइटी के साथ हम कैसे कनेक्ट करेंगे, दिस इज व्हाट वी ऑलवेज बिलीव एंड दैट इज हाउ बेसिकली वी आर डूइंग इट। इसी चीज को हमने आगे बढ़ाते हुए ये किया कि आज की डेट में बहुत सारे लोग, और हम देख रहे हैं अडल्टेटेड खाना हम खाते हैं, तो उस खाने को टेस्ट कैसे किया जाए। सो अल्टीमेटली you cannot taste your own, you have to do something, you have to send the material somewhere else, you have to send the food somewhere else to the testing facilities। तो हमने एक अभी नया इनोवेशन स्टार्ट किया है, नया कंपनी स्टार्ट किया है, जिसमें हम मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में हम आपके फूड को कैसे टेस्ट करके देंगे। The reason is that whatever we are eating today, most of the food is adulterated, even milk is adulterated, even oils are adulterated। तो हमारे पास ये हम जो आज खड़े हैं, वी आर बेसिकली ऑन द वेरी थिन लाइन। हमारी आने वाली जनरेशंस जो होंगी, यू नो, वी हैव टू पुट देम ऑन मेडिकेशन एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी आर ईटिंग द अडल्टरेटेड फूड एंड द अदर स्टफ। तो नो योर फूड, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रन द कैंपेन फॉर ईच एंड एवरीवन, कि वो पता करे कि वो जो खा रहे हैं वो सही है कि नहीं, जो हम हम खरीद रहे हैं वो सही है कि नहीं। दिस इज व्हाट बेसिकली वी आर, यू नो। एंड ऐसा नहीं कि अकेला संदीप पाटिल इसके साथ है, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरे साथी जो 70-80 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, हमेशा कंटिन्यूअसली हमारे साथ काम करते हैं। और ये सब काम आप ऐसा नहीं कि हम ओवरनाइट है, हम उसके ऊपर टाइम देते हैं, 6 months, 1 year we are doing innovations. After that completion of testing and everything, we are putting the product in the market. इन सब चीजों को करते हुए जब हमारा प्रोडक्ट हमारे सर्वोच्च पोजीशन के पर्सन जब पहनते हमारे प्राइम मिनिस्टर आयुध पूजा में, तब ऐसा लगता है कि हमने जो किया वो सार्थक हो गया। और इसी की चीज के साथ मैं लास्ट फ्यू लाइंस बोलना चाहूंगा जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। धन्यवाद।